आज हम नया चैप्टर थॉमस हॉब्स की बात करेंगे, जो कि राजनीतिक चिंतन में हॉब्स का एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये आज हम थॉमस हॉब्स की बात करते हैं। थॉमस हॉब्स एक ऐसा विचारक था पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत। यहाँ पर इन्होंने एक समझौतावादी सिद्धांत की शुरुआत की। राज्य की उत्पत्ति के जितने भी 4-5 सिद्धांत हैं, उन सभी में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है समझौतावादी सिद्धांत। राज्य और प्रजा में समझौता होता है। राज्य उनकी आंतरिक और बाहरी शत्रुओं से जीवन को बचाएगा और बदले में जनता उसे कुछ अपनी आय का कुछ टैक्स या कुछ कर के रूप में उसको देगी। इस तरह से यहाँ से समझौता चालू होता है। हॉब्स के दर्शन में हमें इन दिनों कुछ बात दिखाई देता है, एक व्यक्तिवाद दिखाई देता है। यहाँ से हॉब्स का चिंतन आरंभ होता है। हॉब्स पहला विचारक है जिसने यह माना राजनीतिक चिंतन में निरंकुशवाद और धर्मनिरपेक्षता के लिए एक वैज्ञानिक आधार बनाया और भौतिक विज्ञानों में प्रयुक्त होने वाली पद्धति को दर्शन और राजनीतिक चिंतन का आधार देकर राजनीति को विज्ञान का स्वरूप दिया। थॉमस हॉब्स को राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र में सामाजिक समझौता सिद्धांत की नवीन परंपरा को विधिवत रूप से जन्म देने और विकसित करने का श्रेय यह माना जाता है। राजनीतिक चिंतन में के इतिहास में हॉब्स का नाम प्लेटो, मॉन्टेस्क्यू, मैकियावेली, रूसो जैसे दार्शनिक की प्रथम पंक्ति में माना जाता है। यहाँ पर हॉब्स प्रतिभा संपन्न मनोवैज्ञानिक, उत्कृष्ट तत्वज्ञानी, प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतक और एक ऐसा नैतिकवादी है जिसे ब्रिटेन के आचार शास्त्र का जनक कहा जाता है। वेपर के शब्दों में राजनीतिक दर्शन के इतिहास में हॉब्स, जो प्राय निरंकुश शासनवादी माना जाता है, शायद सबसे बड़ा वो व्यक्तिवादी भी है। हॉब्स की जो बुक है, जो फेमस बुक है द लेवियथन माना जाता है। हॉब्स ये मानते हैं, हॉब्स इंग्लैंड का रहने वाला था। और इंग्लैंड में सिविल वार चल रहा था, सिविल वार की स्थिति बनी हुई थी। हॉब्स ये कहता है, ये सारी बातें आपको लेवियथन के अंतर्गत मिलती हैं। लेवियथन में ऐसा ही है, राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक विचार का चित्रण हॉब्स की पुस्तक लेवियथन में लिखा हुआ है। तो हॉब्स ये मानता है और ये कहता है, मैं और भय माँ से साथ साथ पैदा हुए। मैं और भय माँ से साथ साथ पैदा हुए। हॉब्स से मानता है। क्यों ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि इंग्लैंड में उस समय एक सिविल वार की स्थिति बनी हुई थी और हॉब्स की माँ, जब पेट में था, प्रेग्नेंट थी, तो हॉब्स की माँ जो डिलीवरी हो गई है, हॉब्स हो गया, तो हॉब्स की माँ उसको बचाने के लिए, जीवन बचाने के लिए वो इधर उधर भाग रही थी। जो हॉब्स ने जो इंग्लैंड में सिविल वार में जो स्थिति देखी, मारो मारो, काटो काटो, भागो बचाओ जीवन, इस तरह की जो अराजकता की स्थिति देखी, असहज स्थिति देखी, असामान्य स्थिति देखी, तो हॉब्स को ये लगा, हॉब्स के मन में डर बैठ गया, पता नहीं जीवन कहाँ खत्म हो जाए, कब खत्म हो जाए, कौन खत्म कर दे,
हमारे जीवन को, हमारी संपत्ति को कौन खत्म कर दे? कोई, सब कुछ अनिश्चित था, कुछ भी निश्चित नहीं था। तो हफ्स ये कहता है मैं और भय माँ से साथ साथ पैदा हुए। यहाँ से चालू होती है। और इस जितने भी समझौतेवादी विचारक हैं उन सभी को हम 5 पॉइंट में हम बांटते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक अवस्था, नंबर 1 प्राकृतिक अवस्था जिसे हम स्टेट ऑफ नेचर बोलते हैं। दूसरा है मानव स्वभाव जिसे हम ह्यूमन नेचर बोलते हैं। तीसरा आता है राज्य समझौता, राज्य जिसका परिणाम समझौते का परिणाम है, इसको बोलते हैं स्टेट कॉन्ट्रैक्ट की परिणति है। यहाँ से स्टेट चालू होती है। हम 3-4 बातें हम इसके अंतर्गत मानते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट आता है स्टेट ऑफ नेचर, ये 3-4 बातें यहाँ पर आती हैं। स्टेट ऑफ नेचर और ह्यूमन नेचर और स्टेट। जो स्टेट ऑफ नेचर है ये कॉन्ट्रैक्ट से, समझौते से पहले की अवस्था है। कॉन्ट्रैक्ट से पहले की अवस्था, कॉन्ट्रैक्ट से पहले की अवस्था है। कॉन्ट्रैक्ट से पहले की अवस्था है। यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट से पहले की अवस्था को हम स्टेट ऑफ नेचर बोलते हैं। और जैसा कि हॉब्स मानता है कि प्राकृतिक अवस्था थी, बड़ी भयावह स्थिति थी, चारों ओर आतंक और भय का बोलबाला था, सब लोग डरे हुए थे, सब लोग भयभीत थे। समाज का हर व्यक्ति अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने की होड़ में लगा हुआ है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। और ये प्राकृतिक अवस्था की जो स्थिति बनी है, इस स्थिति के 3 कारण हॉब्स मानता है। पहला कारण मानता है ग्लोरी, डिविडेंस और कंपटीशन। ग्लोरी सम्मान, विश्वास और प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, ये 3 कारण मानता है, जिसके कारण इस प्राकृतिक अवस्था की स्थिति खराब हुई। हॉब्स के अनुसार यह माना जाता है। हॉब्स के अनुसार राजनीतिक चिंतन की जो बात करते हैं, यहाँ पर हॉब्स के चिंतन पर प्रभाव डालने वाली परिस्थिति और कारण निम्न प्रकार मान सकते हैं। लेवियथन राजनीतिक विचारों का सर्वोत्तम परिचय मिलता है। ये हॉब्स की अमर कृति के 4 भाग हैं। पहले भाग में प्राकृतिक अवस्था, दूसरे में राज्य की उत्पत्ति, और तीसरे में चर्च और राज्य के संबंध, और चौथे में कैथोलिक चर्च की आलोचनात्मक पक्षों का वर्णन किया गया है। लेवियथन एक विशालकाय समुद्री राक्षस है जिसके माध्यम से हॉब्स समझौते से उत्पन्न संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजशक्ति का स्वरूप प्रतिपादित किया जाता है।
उसने अपनी रचना के मुख पृष्ठ पर उसे सब मनुष्यों से मिलकर बनने वाले विराट पुरुष महापुरुष के रूप में चित्रित किया है। महामानव लेविथन की सारी देह छोटे छोटे मनुष्यों से भरी हुई है, जो यह सूचित करती है सबने अपने अधिकार इसे देकर सामाजिक समझौते से संपूर्णता संपन्न लेविथन का निर्माण किया है। मुकुट मंडित लेविथन के दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में धर्मदंड धारण किए हुए महामानव खड़ा हुआ है। इसका तात्पर्य यह है शासन और धर्म दोनों क्षेत्रों में जो सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। इसलिए पेपर ने कहा है हॉब्स की कृति राजनीतिक विचारों के इतिहास में संपूर्ण प्रभुता का प्रथम व्याख्यान आती है। यहाँ पर हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत ये मान सकते हैं यहाँ पर हॉब्स का मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था में इस तरह की स्थिति बनी हुई है। हॉब्स राज्य की उत्पत्ति से पहले की स्थिति को प्राकृतिक दशा नाम दिया है। मानव स्वभाव के चित्रण के सिलसिले में मनुष्य को जो स्वार्थी अहंकारी संघर्ष में इच्छाओं की पूर्ति में लीन बताया है, अनुमार्थ है प्राकृतिक अवस्था की कल्पना है। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था सतत युद्ध के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर के एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहा है। राज्य में पूर्व मनुष्य के किसी सामाजिक जीवन की कल्पना हॉब्स ने नहीं की है, इसलिए सामाजिक नैतिकता से मुक्त व्यक्ति पशुता से ऊपर भला कैसे उठ सकता है। हॉब्स द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था अराजकता की अवस्था है। इस अवस्था में राज्य और बल शक्ति की उत्पत्ति से पूर्व की है। जिसकी लाठी उसकी भैंस माइट इज राइट का सिद्धांत लागू होता है। मनुष्य जो चाहता है वो करता है, जो चाहता है वो मार डालता है, क्योंकि उनके जीवन में अकेला है, हमेशा भय असुरक्षा से ग्रसित है। शक्तिशाली निर्बल, उचित अनुचित, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म का कोई विचार नहीं है। हॉब्स के शब्दों में जब तक समस्त मानवों के ऊपर एक सामूहिक सत्ता नहीं रहती तब तक कोई कानून नहीं रहता। जब कानून नहीं होता तो वहाँ पर न्याय विद्यमान नहीं होता। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में उद्योग कला कौशल का विकास नहीं हो सका, क्योंकि मनुष्य को ये भरोसा नहीं है उसे जो प्राप्त होने वाले लाभ का उपयोग हो सकेगा। इस अवस्था में किसी प्रकार की संस्कृति, सभ्यता, भवन निर्माण, ज्ञान विज्ञान, कला साहित्य का विकास नहीं हो सकता। मनुष्य को सदैव भय और मृत्यु की आशंका बनी रहती है। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकांकी, निर्धन, कुत्सित, पशुतुल्य, छोटा, एकांकी इसलिए है इस सामने कोई किसी का अभिभावक, मित्र, रक्षक नहीं था। सब एक दूसरे के शत्रु थे। वाणिज्य, व्यवसाय, कला, उद्योग, धंधों का विकास न होने की दृष्टि से ये जीवन में निर्धनता का साम्राज्य था। युद्ध, मारकाट, हिंसा, हत्या का बोलबाला था। जीवन पशुतुल्य इसलिए था मनुष्य आपस में जंगली पशुओं जैसे व्यवहार करते थे। ये छोटा इसलिए था किसी भी क्षण किसी शक्तिशाली दूसरे व्यक्ति के जीवन का अंत किया जा सकता था। संक्षेप में प्राकृतिक अवस्था सबके विरुद्ध युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। मनुष्य इस अवस्था में एक नर पशु या रक्त पिपासु शत्रुओं को दमन करने, शक्ति बढ़ाने, यश प्राप्त करने के लिए सब प्रकार की हिंसा और हत्या का अवलंबन करते थे। जीवन अवसादपूर्ण गतिरोध में निस्सार, हर क्षण कच्चे धागे की लटकी हुई तलवार सिर पर नाचती रहती थी। संक्षेप में हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था की 3 मोटी मोटी विशेषता बताई हैं। इसमें नैतिकता का सर्वथा अभाव था, सत्य असत का कोई विचार नहीं था, न्याय अन्याय का कोई विचार नहीं था, न्याय अन्याय के विचार का अभाव था। इस अवस्था में व्यक्तिगत संपत्ति का भी अभाव था। तो कहने का तात्पर्य यह है यहाँ पर जो प्राकृतिक अवस्था है वो एक कंटिन्यूस वार की स्थिति है, एक कंटिन्यूस वार की स्थिति है, एक निरंतर युद्ध की स्थिति बनी हुई है। निरंतर युद्ध की स्थिति बनी हुई है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहा है। वो अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है। उसका जीवन एकांकी है। निरंतर युद्ध की स्थिति बनी हुई है। हर समाज, हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहा है। ना तो उसको यह पता मेरा जीवन कल है या नहीं है। जीवन, मान सम्मान, संपत्ति कुछ भी स्वीकृत नहीं है। वहाँ पर कोई नैतिकता नहीं है,
कोई न्याय नहीं है, तो किसी की संपत्ति सेफ नहीं है। इस तरह से निरंतर युद्ध की स्थिति बनी हुई है, पूरी तरह से एक अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है, अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है, एक अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है, कंटिन्यूअस वार की स्थिति बनी हुई है। जीवन एकांगी हो गया, जीवन एकांगी हो गया। मानव मनुष्य के जीवन एकांगी हो गया। तो यहाँ पर आज हमने हॉब्स को चालू किया और हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था के बारे में हमने बात की। कल इसकी हम आगे बात करेंगे।